जी हां दोस्तों, इंटरनल सर्वे ने छीनी मोदी खेमे की नींद। बीजेपी पूरे प्रदेश में खाता तक नहीं खोल पा रही। कांग्रेस गठबंधन में अभी से जश्न। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, क्या बंगाल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2026 विधानसभा का चुनाव पहले के चुनाव के मुकाबले सबसे ज्यादा खराब होना साबित होता है? आखिर भारतीय जनता पार्टी की वो कौन सी चूक और कौन सी रणनीति इस चुनाव में रही जिसने बीजेपी की ऐतिहासिक तौर पर शिकस्त लिख दी है, हार लिख दी है? कौन से इंटरनल सर्वे? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। दरअसल बंगाल के 2 चरणों के चुनाव में पहले दौर का मतदान 23 अप्रैल को, जिसके लिए प्रचार बंद हो चुका है। तमिलनाडु 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान। मगर भारतीय जनता पार्टी जहां पर बंगाल में एड़ी से चोटी का जोर लगाने के बावजूद फाइट तक में नहीं आ पा रही है, वहीं पर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुल रहा है। अब आप सोचिए कि एक वक्त में एआईएडीएमके के साथ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता का सुख भोग रही थी, मगर ऐसा क्या हुआ, और खास तौर पर इस चुनाव में? अब दोस्तों, इनके कारण आपके सामने रखेंगे कि आखिर कांग्रेस गठबंधन, राहुल और स्टालिन के इस गठबंधन ने किस तौर पर करिश्मा दिखाया और कैसे बीजेपी को धराशायी किया, और बीजेपी की वो खामियां क्या रहीं जिसे बीजेपी के राजनीतिक चाणक्य भी नहीं समझ सके। और तीसरा वो फैक्टर, थलापति विजय आखिर क्यों पानी कम चाय नजर आए। सीधे सीधे आपको खबर दिखाते हैं, फैक्टर दिखाते हैं और वजह और कारण बताते चलते हैं। दोस्तों, मोदी की बीजेपी के खाता न खुल पाने और कांग्रेस डीएमके की वापसी के जमीनी कारण क्या है, जल्दी से इस पर एक निगाह डालते हैं। दोस्तों, क्या इस फैक्ट में क्या कुछ चीजें सामने आ रही हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींद गायब है? सबसे प्रमुख चीज कांग्रेस पार्टी और स्टालिन के बीच में गठबंधन की रही। स्टालिन ने सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस को चुनाव के पहले मजबूत किया। गठबंधन को मैनेज करना उनकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। स्थानीय और जातियों वाली पार्टियों को साथ लाए, जो उनकी योजनाएं दूसरे नंबर की, यानी कि इन योजनाओं के तहत हर महिला को 1000 रुपये महीने दिए जाए। ये पैसा करीब 1 करोड़ महिलाओं को मिला। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफर बड़ा फैक्टर रहा। सरकारी स्कूल में पढ़कर कॉलेज में जाने वाली लड़कियों को हर महीने 1000 रुपये दिए गए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाए। इनका फायदा लेने वाले युवा फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तमिलनाडु में करीब 12.51 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे। और दूसरा, एक ही इकलौती कमजोरी मुझे समझ में आई सिर्फ इस गठबंधन की, और वो इकलौती कमजोरी गठबंधन की कमजोरी है कांग्रेस। उसे 28 सीटें मिली नहीं। पार्टी के स्टार प्रचारक राज्य में कम एक्टिव रहे, यानी कि कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से, चतुराई से, समझदारी से प्रचार का पूरा जिम्मा भी डीएमके को सौंप दिया था। यानी कि जो फैक्टर कांग्रेस पार्टी के जरिए इस गठबंधन को कमजोर वाली कड़ी माना जा रहा था, उसे कांग्रेस पार्टी ने ठीक कर लिया। लेकिन दोस्तों, जो दूसरी तरफ जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का एआईएडीएमके के साथ में, आपको एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन की हो रही करारी शिकस्त के कारणों के बारे में बताते हैं। क्यों कहा जा रहा बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा? सबसे बड़ी बात, इस गठबंधन के अंदर गुटबाजी रही। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के बाद से एआईएडीएमके ने लीडरशिप का संकट झेला है। 2 बड़े लीडर पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम के बीच में झगड़ा रहा। इससे पार्टी समर्थकों और वोटर्स को साफ नेतृत्व दिखाई नहीं देता। स्टालिन के खिलाफ मुद्दा ढूंढ ही नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके। अब ऐसे में सरकार के खिलाफ, जो कि तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, बड़े मुद्दे और नैरेटिव तैयार कर ही नहीं सके। 2021 के बाद से लोकसभा से लेकर के स्थानीय चुनाव तक डीएमके ने लगातार जीत हासिल की, यानी कि बीजेपी गठबंधन को सिर्फ धराशायी होना पड़ा। दूसरी चीज जिसको मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके बनाती, उस पर वो खुद ही एआईएडीएमके घिर गई, यानी कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, महिला सुरक्षा, महंगाई जैसे मुद्दे उठाती रही, लेकिन इनका असर दिखा नहीं। हिंदुत्व का कार्ड वहां भी खेलने की कोशिश की दोस्तों। अब आप देखिए, असम में भी हिंदुत्व का कार्ड किस तौर पर बीजेपी ने चलाया, बंगाल में जमीन पर हिंदुत्व का कार्ड किस तौर पर चलाया गया।
दक्षिण भारत जो कि स्वीकार नहीं करता है, वहां भी इसी हिंदुत्व के कार्ड के सहारे मोदी शाह की बीजेपी को लगा कि साहब कुछ कमाल हो सकता है। बीजेपी ने तमिलनाडु में तिरुपरंकुंद्रम के दरगाह विवाद के जरिए हिंदुत्व कार्ड खेला जरूर, पूरी मिशनरी प्रचार में उतारी, लेकिन इसका टेस्ट बीजेपी के फेवर में नहीं है। हिंदुत्व का बड़ा मुद्दा तमिलनाडु के द्रविड़ पॉलिटिक्स में काम नहीं करता। और दूसरा एक कारण कि बीजेपी बड़ी कमजोर खड़ी है। एआईएडीएमके पश्चिम और दक्षिण तमिलनाडु में ज्यादा मजबूत है। 140 सीटों वाले सेंट्रल नॉर्थ और डेल्टा रीजन में विपक्षी गठबंधन कमजोर है, खासतौर पर बीजेपी ने इलाकों में बिल्कुल भी नहीं। पार्टी के अंदर फूट भी दिखी। उसने फायर ब्रांड नेता अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटाया, फिर चुनाव में कोई जिम्मेदारी नहीं दी। बीजेपी का कैडर मानता है कि एआईएडीएमके के दबाव में ऐसा किया गया। अन्नामलाई लगातार एआईएडीएमके के बड़े नेताओं के खिलाफ बयान देते रहे। तो कुल मिलाकर के मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, एआईएडीएमके के लिए जोर का झटका जोर से ही लग रहा है। मगर ऐसे में सवाल ये कि थलापति विजय इतनी धूमधाम के साथ में आए, माना यह जा रहा था कि साहब एक बड़ा फैक्टर बनेंगे, मगर फैक्टर बन नहीं सके। तो दोस्तों इसके पीछे के कारण जो है आपको बता देता हूं। कुछ फैक्टर जहां तक मुझे समझ में आते हैं कि पहला फैक्टर यह कि पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि संगठन नहीं। दोस्तों थलापति विजय ने 2024 में तमिल का वेत्री कशगम या टीवी की पार्टी बनाई, सभी 234 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। तमिलनाडु में लोग पार्टी के दूसरे नेताओं को ना जानते हैं और ना ही दूसरे नेताओं की कोई अहमियत देते हैं। ज्यादातर नेता डीएमके और एआईएडीएमके के बागी हैं, ये पार्टी छोड़ करके आए। पार्टी का स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया। टीवीके को जो भी हासिल होगा सिर्फ विजय के स्टारडम पर होगा, यानी कि जो कुछ भी हासिल होगा थलापति विजय के स्टारडम के कारण ही। दूसरा यह कि गठबंधन इसका कोई था नहीं। विजय की फिल्में देख करके तमिलनाडु की एक पूरी पीढ़ी बढ़ी हुई दोस्तों, ये आप जानते हैं। यही पीढ़ी फर्स्ट और सेकंड टाइम वोटर है। तमिलनाडु के 20 से 25% वोटों पर विजय का सीधा असर माना जा रहा है। 12% वोट हासिल कर सकती है ऐसा कहा जा रहा है। अगर टीवीके को 20 से ज्यादा सीटें मिलती हैं और किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो विजय किंग मेकर बन सकते हैं, लेकिन ये दूर की कौड़ी लग रही है। एआईएडीएमके और बीजेपी स्टालिन को हराने के लिए विजय पर दांव खेल सकते हैं। तीसरा कारण पुरानी राजनीति। दोस्तों दरअसल विजय के पहले कमल हासन और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार राजनीति में आए, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। विजय ने मीडिया से बात करते हैं ना तो नहीं तो देते हैं, उसी द्रविड़ राजनीति की बात करते हैं जिस पर पेरियार, अन्नादुरै करुणानिधि और जयललिता और अब स्टालिन काम कर रहे हैं। वो स्टालिन सरकार के खामियों पर बात करते हैं, लेकिन बीजेपी और एआईएडीएमके के विरोध में तीखा अंदाज उनका वो नहीं दिखता है। अब दोस्तों इन तमाम चीजों के आईने में वहां के जो एक्सपर्ट हैं, राजनीतिक जानकार हैं, उनकी बातें अगर देखें तो आपको बताऊं कि इस साफ है कि एक्सपर्ट भी तमिलनाडु में एनडीए की करारी शिकस्त देख रहे हैं। एक तरफ जहां राहुल के स्टालिन ने इस चुनाव को तमिलनाडु वर्सेस दिल्ली बना दिया, तो दूसरी तरफ मोदी खेमा इस नैरेशन को, इस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाया। और दूसरा ये कि तमिलनाडु में नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा तो था ही, मगर मोदी खेमा इनके बजाय हिंदू मुस्लिम स्टालिन पर बेबुनियाद आरोप से चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दिया। करप्शन को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन केसेस उजागर नहीं कर पाए। ठीक वैसे ही जिस राहुल गांधी के खिलाफ में दोहरी नागरिकता का मुद्दा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता उछलते हुए कोर्ट पहुंचे तो सही, मगर कुछ हासिल नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब जबकि प्रचार प्रसार बंद है और एक दिन के बाद में 23 अप्रैल को मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, लेकिन ये इंटरनल सर्वे अभी से पार्टियों की किस्मत का फैसला करता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजे के दिन 4 मई किस खेमे में खुशियां होंगी, जश्न होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा वो दिन। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।